हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके एग्जामिनेशंस में 100% का गारंटी है कि क्वेश्चंस यहीं से पूछा जाएगा। इससे आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में वहीं से आएंगे, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को इसमें पहले बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स से आपके एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन रहेंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ चेक। चेक की उपयोगिता का वर्णन करना है कि चेक हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। चेक का क्या क्या उपयोग है। तो 1 नंबर में है कि चेक हैव द सेम फ्यूचर्स एज मनी। चेक में पैसे के समान ही उसकी विशेषता होती है। सेकेंड है, दे सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। वे नकद के उपयोग के बिना भुगतान का निपटान करते हैं। थर्ड है, दे आर वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। फोर्थ है, देयर पोज द लीस्ट रिस्क इन ट्रांजैक्शन, यानी लेन देन में इसमें बहुत कम जोखिम होता है। तो जो क्वेश्चन और आंसर है मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कर दिया है ताकि सबको हेल्प मिल सके। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू फार्मर्स रिक्वायर क्रेडिट, यानी किसानों को क्रेडिट की आवश्यकता यानी ऋण की आवश्यकता क्यों है। तो आंसर्स है, फार्मर्स रिक्वायर क्रेडिट टू बाई सीड्स, फर्टिलाइजर्स और अदर इक्विपमेंट रिलेटेड टू फार्मिंग अपार्ट फ्रॉम पर्सनल और फैमिली नीड्स। किसानों को व्यक्तिगत यानी खुद के लिए या परिवार की ज़रूरतों के अलावा बीज, उर्वरक या खेती से जुड़े अन्य उपकरण खरीदने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए ऋण का आवश्यकता होता है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय पीपुल अंडर बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बार्टर सिस्टम के तहत लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वो लिखना है। तो यहाँ पे पहला कठिनाई ये हो सकता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि इच्छाओं का दोहरा संयोग। ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे चीनी की आवश्यकता है और मैं किसी और के पास गया चीनी लेने के लिए, तो पता चल रहा है कि उसके पास भी उसको भी चीनी का ही ज़रूरत है। तो यही हुआ कि इच्छाओं का दोहरा संयोग, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो मुझे चाहिए वो उसे भी चाहिए। सेकेंड है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी का भी अभाव हो सकता है। थर्ड है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एंड वेरी कॉस्टली गुड्स नॉट फिजिबल, यानी कि बड़े और बहुत महंगे सामान का जो उत्पादन है वो संभव नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हमने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि बैंक्स आर एन इफिशिएंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्गूमेंट्स, यानी कि बैंक विनिमय का एक कुशल माध्यम है। तो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तर्कों के साथ कथन का समर्थन करें। तो आंसर्स में लिखा गया है कि बैंक्स आर इफिशिएंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज बैंक इफिशिएंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि 1 नंबर में है, बैंक्स हैव द फ्यूचर ऑफ डिपॉजिटिंग करेंसी विच कैन बी विथड्रॉन एट एनी टाइम। बैंकों में जो राशि हम जमा करते हैं, ठीक है, तो बैंकों में मुद्रा जमा करने की सुविधा होती है। जो भी है राशि हम वहाँ पे जमा कर सकते हैं, जिसे हम कभी भी निकाल सकते हैं। सेकेंड है, द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट हेल्प्स सेटल ट्रांजैक्शंस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। डिमांड डिपॉजिट पर चेक की सुविधा नकदी की भागीदारी के बिना लेन देन को निपटाने में मदद करती है। थर्ड दिया गया है, डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। डिमांड डिपॉजिट व्यापक रूप से भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि वाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलेटरल वाइल लेंडिंग, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन आएगा तो आपके 3 मार्क्स में आएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि उधार देते समय जो ऋण दाता होता है, यानी कि जो लेंडर्स होते हैं, ठीक है, इनको ऋण दाता बोला जाता है, जो हमें ऋण देते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया कि उधार देते समय ऋण दाता संपार्श्विक, मतलब सिक्योरिटी के लिए कुछ रखना, जो हमें ऋण देगा वो अपने पास सिक्योरिटी के लिए जो कुछ रखेगा तो उसको संपार्श्विक कहते हैं। तो वो क्यों मांगते हैं, क्यों सिक्योरिटी के लिए कुछ मांगते हैं ऋण देते समय। तो आंसर दिया गया है कि एक कोलेटरल इज एन फिजिकल और मॉनेटरी एसेट लाइक अ बिल्डिंग, vehicle, jewelry or cash deposits which a lender uses a guarantee against the money she has lent to the borrower। एक सरपार्श्विक कोई भी भौतिक या मौद्रिक संपत्ति है,
ठीक है। यहाँ पे सरपार्श्विक का मतलब क्या हो गया, वही जो सिक्योरिटी के लिए हम कुछ रख रहे हैं, ठीक है। तो वो कोई भी एक संपत्ति होगा, जैसे कोई घर हो सकता है, भवन, कोई वाहन हो सकता है, ठीक है, कोई आभूषण हो सकता है, या फिर नकद जमा को एक ऋणदाता उस पैसे के खिलाफ गारंटी के रूप में उपयोग करता है, ठीक है। तो वो जो सामान अपने पास वो रखता है तो उसको वो गारंटी के रूप में उसको वो उपयोग करता है, ठीक है, जो उसने उधारकर्ता को दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे इसमें पॉइंट दिया गया है, इन केस अ बोरोवर फेल्स टू रिपे हिज हर लोन, कोलेटरल कैन बी यूज्ड इन टर्न टू जनरेट द अमाउंट द बोरोवर ऑज, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं होगा। यदि कोई उधारकर्ता अपने ऋण को चुकाने में विफल रहता है, ठीक है, तो उधारकर्ता के बकाया राशि को उत्पन्न करने के लिए बदले में सरपार्श्विक यानी जो चीज़ हमने सिक्योरिटी में दिया उसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे दिया गया है 10 कोलेटरल बिकम्स अ लीगल गारंटी दैट द बोरोवर विल रीपे द कैश बाय ऑल मीन्स। इस प्रकार सरपार्श्विक एक कानूनी गारंटी बन जाता है कि उधारकर्ता हर तरह से नकद चुकाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी MNCs इन इंडिया एंड डिस्क्राइब एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये बताना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, यानी कि हिंदी में से कहते हैं वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण को परिभाषित करें, ठीक है। तो पहले चलिए इसके परिभाषा को देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो आंसर है ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाय वेरियस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिसे हम MNCs कहते हैं। यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण को विभिन्न MNCs द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच एकीकरण के रूप में इसे परिभाषित किया गया है। आगे इसमें सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यानी MNCs इन इंडिया, यानी भारत में MNCs पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करना है, ठीक है। क्या क्या प्रभाव हुआ, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इम्पैक्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से प्रभाव है। फर्स्ट नंबर में है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ गिवन इंडियन बिजनेस एक्सेस टू मार्केट्स दैट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू रीच इन द पास्ट। वैश्वीकरण ने भारतीय व्यवसायों को उन बाज़ारों तक पहुँच प्रदान की है जिन तक पहुँचना अतीत में कठिन होता। सेकेंड में है ग्लोबलाइजेशन हैज़ हेल्प्ड इंडियन कंपनीज establish their branches and production units in various countries around the world। यानी वैश्वीकरण ने भारतीय कंपनियों को दुनिया भर के विभिन्न देशों में अपनी शाखाएं और उत्पादन इकाइयां स्थापित करने में मदद की है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है मल्टीपल बिग कंपनीज, कुछ बड़े बड़े कंपनी जैसे रैनवैक्सी, टाटा स्टील, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स etc are now maintaining business relation and partnership with various MNCs and local companies of different countries which benefits the Indian economy। यहाँ पे जो हमने अभी कंपनीज देखे, ठीक है, तो ये सारी बड़ी कंपनियाँ अब विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ यानी MNCs को विभिन्न देशों के स्थानीय कंपनियों के साथ व्यापारिक संबंध और साझेदारी बनाए हुए हैं, ठीक है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। तो ये सब यहाँ पे इसका इम्पैक्ट था। अब नीचे क्वेश्चन में एक और पूछा गया था कि डिस्क्राइब एनी 4 बेनिफिट्स, इसके 4 बेनिफिट्स लिखने हैं। तो इसके बेनिफिट्स को यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट है कि इट हैज़ लेड टू एन इंक्रीमेंट इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इससे भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। सेकेंड पॉइंट है इट हैज़ ओपनड अप द इंडियन मार्केट्स टू फॉरेन मार्केट्स, इसने भारतीय बाज़ारों को विदेशी वस्तुओं के लिए खोल दिया है। थर्ड पॉइंट दिया गया है ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन कंपनीज पार्टिकुलरली बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक IT, यानी वैश्वीकरण ने भारतीय कंपनियों के लिए विशेष रूप से IT जैसी सेवाएं प्रदान करके नए अवसर पैदा किए हैं। एक लास्ट पॉइंट दिया गया है कि इंक्रीज्ड कंपटीशन अमॉन्ग कंपनीज हैज़ लीड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी विथ रिडक्शन इन प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन से उत्पादों की कीमतों में कमी के कारण गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तो यहाँ पे ये सब जो क्वेश्चंस थे वे आपके एग्जामिनेशंस में ज़रूर पूछे जाएंगे,
इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसको देखेंगे। एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। थैंक यू।